मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, नेताओं से ज्यादा मीडिया की कारस्तानी लिखूंगा। मैं नहीं लिखूंगा खुद पर टूटे हुए दर्द, पर इस भूख से बिलखते बच्चे की मुजुबानी लिखूंगा। मैं इस वीडियो में आगे जो भी दिखाने जा रहा हूँ, इससे मेरा चैनल और मेरा करियर दोनों खतरे में पड़ सकता है। रवि एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी, जो किसी नॉर्मल स्कूल से 10वीं 12वीं की एजुकेशन लेता है और तब तक उसकी एज थी मात्र 17 साल। फिर जैसा कि मिडिल क्लास के 90% लोग करते हैं, बीए में एडमिशन कराने के बाद चला गया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए दिल्ली। फिर उसने 3 साल जमकर तैयारी किया, जमकर पढ़ाई किया। फिर उसके बाद यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे 100% श्योर था कि उसका निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया और तब तक उसकी एज हो चुकी थी 20 साल। घर वाले सपोर्ट करते रहे और बोलते, बेटा हिम्मत मत हारना, तुम बस मेहनत से पढ़ाई करो, पैसे की टेंशन मत लो। और घर वालों का इतना सपोर्ट ही उसके लिए काफी था। फिर वह उसी जुनून के साथ अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग गया और फिर क्या हुआ? फेल। इस बार भी नहीं हो पाया। जुनून अभी भी कम नहीं हुआ था, रात दिन पढ़ाई करता गया और हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट पूरा था, इसलिए लगा कि अब निकल जाएगा। उसने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, फिफ्थ दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? रीजन ऑफ गवर्नमेंट, पेपर लीक, ये सब चलने लगा। फिर वह थोड़ा थोड़ा होपलेस होने लगा, क्योंकि तब तक उसकी एज हो चुकी थी 26 साल। घर वालों ने हिम्मत दिलाया और बोला, बेटा अभी मैं जिंदा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि हम लोग के लिए तुम ही एक सहारा हो। नौकरी मिल जाएगी तो घर की कंडीशन सुधर जाएगी, माँ बाप के सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन फाइनली जब उसकी एज हो चुकी थी 30 साल, तब तक उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। इस बढ़ते करप्शन ने उसका जोश, उसका जुनून, उसका मेहनत, उसका सपना दब कर मर गया। और फाइनली 10 से 12 साल तैयारी करने के बाद जब उसकी एज 32 साल हो चुकी थी, तब उसे घर वाले भी कहने लगे, बेटा अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ और देख लो, पापा के पैर अब कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सहारा दो। और फिर क्या था? उस लड़के के सामने कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था और फाइनली वो थक हार कर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। इस तरह की मिडिल क्लास लड़के की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसे मात्र एक दो नहीं, बल्कि न जाने कितने हजारों लाखों युवा हैं जिनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास है, नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई करते हैं, फिर 10वीं 12वीं किसी तरीके से पूरा करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराकर तैयारी करने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं, जैसे दिल्ली, पटना, प्रयागराज, कोटा, और अपना वहाँ पर 10 से 12 साल खपा देते हैं, जहाँ पर उनका जोश, जुनून, सपना सब दब कर खत्म हो जाता है। और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाए रहते हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जहाँ भ्रष्ट सरकारें हैं, नेताओं के लालच इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो अपने स्वार्थ के अलावा उन्हें कुछ नजर आता ही नहीं है। एक युवा जो न जाने किस तरह से पढ़ाई पूरी करता है, न जाने कितने चीजों का कंप्रोमाइज करता है, माँ बाप लाखों रुपए कर्ज तक ले लेते हैं, जो कि उसे नौकरी पाने के बाद भरने भी पड़ेंगे, लेकिन इधर पहले वो लड़ेगा नेताओं के धांधली और चापलूसी से। क्या युवा सिर्फ सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए ही पैदा हुआ है, या अपने माँ बाप की मदद करने के लिए? और सरकार बनती है क्या सिर्फ अपना घर भरने के लिए, या लोगों की मदद करने के लिए? मतलब यार, युवा पढ़ लिख कर अपना घर परिवार चलाएगा या रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेगा? सालों साल से वैकेंसी रुकी हुई है, युवा आगे नहीं जा पा रहा है, पीछे से आउट ऑफ ग्रेजुएट होकर युवा निकल रहे हैं, जो कि ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा भारत का? कि यार कल दिन में जरा दिया जलाने की व्यवस्था करके रखना, शायद सूरज ना आए तो खाओ माँ कसम, पता नहीं भगवान देर से उठ जाए तो। भाई चलिए, पहले जनता जनार्दन को प्रसन्न हो, ऐसी कुछ बातें करनी पड़ेगी, वरना ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी जरूरी नहीं है। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकता। तो आप लोग अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड क्यों भेजते हो पढ़ने के लिए? क्या वहाँ की पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है?
कार्तिक चौहान शिवराज सिंह का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। ध्रुव जयशंकर का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। सिंधिया जी का लड़का अमेरिका में पढ़ा। ध्रुव गोयल का लड़का अमेरिका में पढ़ा। राजनाथ सिंह का लड़का ब्रिटेन गया है। स्मृति ईरानी की लड़की अमेरिका में पढ़ी है और हमारी निर्मला सीतारमण की लड़की अमेरिका में पढ़ी है। जी नहीं, ये सिर्फ बहकाया जा रहा है ताकि मिडिल क्लास अनएजुकेटेड रहे, और जब सब अनपढ़ ही रहेंगे तो इनसे सवाल कौन करेगा। इन सबके बच्चे विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, वेल एजुकेटेड हो जाएं, ताकि आने वाले समय में हम सबके बच्चों पर राज कर सकें। इसलिए इनके हिसाब से अंग्रेजी जरूरी नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी भी तो नहीं है, तो सीखने में क्या जा रहा है। और ये विडंबना हमारे देश की है कि जहाँ पर अनपढ़ लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। और जहाँ पर एक हेल्थ मिनिस्टर ब्लड और खून को अलग अलग बता रहा है। अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज करना चाहिए। अगर ब्लड में खून होना ही गलत बात। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज है, ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपके लिए सोचेगी, आपके लिए रास्ता बना कर रखी है कि नहीं भाई आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और जैसे आप कॉलेज से निकलोगे आपका हम वेलकम करते हैं, आपके लिए सरकारी नौकरी रखी हुई है। यहाँ गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में कहीं पानी बढ़ने से तो कहीं स्कूल का छत गिरने से धस दब कर जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। ये है लोअर क्लास मिडिल क्लास का एजुकेशन। तो भाई मेरे आप बताओ ना कि बड़ी क्वालिफिकेशन, बड़ी डिग्री लाखों रुपए देकर लेना क्या सबके लिए आसान है। आज देश का हाल ये है कि एजुकेशन छीनना पड़ रहा है। ये वीडियो है एक मासूम सी बच्ची का जिसका आशियाना टूट रहा है, लेकिन वो अपनी किताबें बचाकर भाग रही है। और कौन सा इकोनॉमी घट जाएगी इन बच्चों से उनका शिक्षा छीनकर। इन बच्चों का क्या दोष जो इनसे इनका स्कूल ही छीन लिया गया। उस स्कूल में पढ़ो, पढ़ लो। चलो उसमें पढ़ लो। चलो बच्चों, आओ चलते। हम बच्चे को वहाँ दाखिल करने को तैयार नहीं है। और ऐसे मात्र एक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। लेकिन जहां शिक्षा के लिए 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, वहीं पर 27,000 से ज्यादा शराब की दुकानें नई खोली गई। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये है शिक्षा का स्तर हमारे देश में। अनपढ़ ही रहो, और जब अनपढ़ रहोगे तो अपनी समस्याओं में जूझते रहोगे। बैल बुद्धि रहोगे, सवाल नहीं कर पाओगे। हमारे इंडिया का यूथ बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहा है, और ये उसे खुद नहीं पता। जिस प्रकार एक मछली चारे के लालच में कांटे में फंस जाती है, बस वही हाल होने वाला है। अच्छा वो सब तो छोड़ो, इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। भारत के हर एक गांव में एक खास आदमी होता है जिसे हम ग्राम प्रधान से जानते हैं। वो आदमी कीमत तय करता है, और उसमें आदमी कीमत होती है मात्र एक दारू और मुर्गा। इलेक्शन करीब आते ही दारू मुर्गा बंटना शुरू हो जाएगा, और जैसे इलेक्शन खत्म होगा फिर वो एक ऐसे बिल में घुसेगा जहां से उसे निकलने में 5 साल लग जाएगा। अगर उनसे शराब के लिए 100 रुपए भी मांगोगे तुरंत निकाल दे देंगे। लेकिन क्या वो गाँव का प्रधान कभी तुमसे तुम्हारे बच्चों का हाल चाल पूछा है? क्या कभी ये पूछा है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारे घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हरी सब्जी है कि नहीं है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, कैसे घर चल रहा है? क्या कभी ये पूछा है? क्या कभी उसके लिए 100 रुपए निकाल कर दिया है कि भाई ये 100 रुपए पकड़ और अपने परिवार के लिए सब्जियां लेके जा, राशन का सामान लेके जा, बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर, बच्चों की किताबें खरीद? क्योंकि उसे पता है कि जब तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसे गुलामी कौन करेगा। फिर तो ये अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, अपना परिवार देखेंगे, अपना आगे का डेवलपमेंट सोचेंगे। इन्हें सही गलत की पहचान होने लगेगी तो उनको बाबू भैया कहने के लिए कौन जाएगा। वोटिंग के टाइम पोलिंग बूथ पे जाने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ियां भेज देंगे, लेकिन इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल जाने के लिए इनकी पर्सनल गाड़ियां हमेशा व्यस्त मिलेंगी। भाई मेरे बड़े लोगों को पता है कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए लोगों को शिक्षा मिलनी ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक नंबर है जनगणना के लिए। अच्छा तुमने कभी नोटिस किया है जब MP, MLA, CM, PM की रैलियां निकलती हैं तो उसमें कभी हायर क्लास के लड़कों को देखे हो, या खुद उन्हीं MP, MLA, CM, PM के लड़कों को देखे हो? नहीं, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल काम में लगे हुए हैं। उनके पास इस फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। और एक लोअर क्लास वाला, मिडिल क्लास वाला, उसके लिए ये काम बना हुआ है। मात्र 200-300 रुपए में उनको दिहाड़ी करने के लिए बुला लिया जाएगा। झंडा उठाओ, दुर्गेश
क्या करते हो दुर्गेश? काम करते हैं और क्या करते हैं? कौन काम करते हो बताओ? काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। बोलो बोलो, खुल के बोलो। क्या मुद्दा है, क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखकर? हाँ हिंदू हैं हम। हाँ हिंदू। जनगण मन आता है तुम्हें? हाँ? जनगण मन आता है? नहीं। नहीं आता है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, पूरा दिन बड़े ही ईमानदारी से देते हैं। जी डराते हैं, बोलिए। ना डराते हैं क्या? हाँ तो मोदी जी कौन है? मोदी जी नीतीश कुमार। मोदी जी नीतीश कुमार है जी हाँ। कौन बुलाया? मोदी जी। हाँ कितना रुकना? 300 500 कितना? 500 जोर से 500। तो क्या तुम्हारे समय की कीमत, तुम्हारी कीमत मात्र 200-300 रुपए ही है? और होगी भी कैसे नहीं, जब पार्लियामेंट में मुद्दा शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि समोसा होगा, तब ऐसा क्यों ना हो? कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा देश महान है। इससे पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी। पहले जो सामान 1000 रुपए का मिलता था, आज जो सामान 500 रुपए मिल जाएगा। लेकिन इसी को तो कहते हैं, जब आसमान में थूकोगे तो ऊपर ही आएगा। भाई तुम ही लोग जीएसटी लगाओ, तुम ही लोग हटाओ, बाद में उस पर वाहवाही लूटो। अरे घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी हम लेकर के आए और उसके कारण सामान्य मानवी के लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। देश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी। लेकिन अब तुम मानते हो कि महंगाई थी पहले, यानी जिस सामान का दाम 500 रुपए था उसके पीछे 1000 रुपए ले रहे थे। यानी तुम ही लोग पहले महंगाई बढ़ाओ और उसके बाद मानते हो कि महंगाई थी पहले और जनता से सामान पर डबल लूटा जा रहा था। और ये बंदा इनडायरेक्ट अपनी पोल खोल रहा है। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई साहब आप ये बताओ ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर नहीं है? आज कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है? प्राइवेट जॉब आपको आसान लगता है क्या? सरकारी नौकरी आपको आसान लगता है क्या? अपने दम पर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना आसान लगता है क्या? रियल एस्टेट में दलाली करना आसान लगता है क्या? आज प्राइवेट एम्प्लॉय ना घर का है ना घाट का है। क्योंकि अभी रिसेंटली टीसीएस कंपनी ने, जो टाटा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसने 12,000 एम्प्लॉय को उनके जॉब से निकाल दिया। उसमें कितने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, बिल्कुल हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग रहे होंगे। किसी बड़े कंपनी का कोई बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे सेक्रेटरी है, उसके नीचे अपर एम्प्लॉय, लोअर एम्प्लॉय। आई मीन कुछ मास्टर एम्प्लॉय होते हैं और कुछ बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉय होते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय की बिल्कुल चलती ही नहीं है। और अगर तुम वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो पहले तुमको ही निकालेंगे वहाँ से। चलो ये तो बढ़िया है। तनख्वाह कितना मिलेगी? 10,000, 12,000, 15,000, इवन 20 से 25,000, 30,000। और अगर ज़्यादा डिमांड करोगे निकलो, क्योंकि तुमसे बढ़िया एजुकेटेड पर्सन तैयार है लेने के लिए। 30,000 जहाँ पर तुमको अकेले देंगे, वहीं पर वो 2 एम्प्लॉय को रख लेंगे 15,000 में। पहुँचने में 15 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, कहाँ थे? टाइम पर क्यों नहीं आया अभी तक? भाई मेरे तुम्हें हजारों प्रॉब्लम्स हो, घर पर कोई बीमार हो, मम्मी बीमार हो, पापा बीमार हो, कुछ भी हो जाए, अगर 10 मिनट भी लेट हो गए ना, तुम्हारी आधी दिहाड़ी कट जाएगी। ये होता है प्राइवेट जॉब। और लोगों को लगता है कि प्राइवेट जॉब आसान है। गवर्नमेंट जॉब आसान लगता है क्या? और अगर आसान लगता है तो अभी रिसेंटली एसएससी प्रोटेस्ट देखो ना, उन लड़कों की क्या गलती है, उन टीचर्स की क्या गलती है? वो टीचर्स तो बेचारे लड़कों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी प्रशासन कैसा व्यवहार कर रही है खुद देख सकते हो। पूरे भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है कि अगर वो एग्जाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है। प्रशासन का काम है एग्जाम सेंटर को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देना, और प्राइवेट कंपनी वाले तुम्हारा सेंटर 300, 400, 500, 800 किलोमीटर दूर भेज देंगे। और जो लड़के वहाँ पर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। पहले एसएससी के जो एग्जाम्स है वो टीसीएस नाम की एक कंपनी है जो कंडक्ट कराती थी। अभी इन्होंने वेंडर दे दिया एडिक्विटी को। सबसे पहली बात तो ये कि एडिक्विटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट। और उतना ही नहीं, कुछ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे तो गाय भैंस बंधी हुई है
और फर्स्ट फ्लोर पर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहा है। और ये स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हमारे देश के टीचर्स हैं, और वो टीचर जिन्हें माँ बाप के बाद सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। तो ये है हमारे देश के प्रशासन द्वारा टीचरों का सम्मान। कितनों के बाल पक जा रहे हैं, कितने गंजे हो जा रहे हैं, कितने 10 साल 12 साल 15 साल की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल 4 साल तक छोड़ दो, और फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या उनकी गलती है? भाई मेरे आज एक से एक एजुकेटेड पर्सन पढ़े हुए हैं, वेल टैलेंटेड पढ़े हुए हैं, लेकिन बेचारों को बस एक आस है कि हाँ मिल जाएगी। और जानते हो, एक बहुत बड़ा रोल होता है इन कोचिंग सेंटर्स वालों का। ये स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच एक डिवाइडर काम कर रहे हैं। जिस दिन ये बीच से हट गए ना, सारे स्टूडेंट टूट पड़ेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे मेरा रोजगार चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। तो ये हाल है गवर्नमेंट जॉब का। कितने तो लड़के ऐसे होते हैं यार जो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनका बच्चा होता है, उनका बच्चा भी उसी रेस में लग जाता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। और कितनों की तो शादियां भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें एक आशा कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और ये मिलते मिलते 40 साल भी बीत जाते हैं, फिर भी जॉब का कहीं नामो निशान नहीं होता। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के थे? उस समय हम 19 साल के थे। और अभी तो 27 साल वाला। कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। ये होता है गवर्नमेंट जॉब। सेलिब्रिटी हीरो एक्टर्स बनना आसान है क्या? ये जितना दूर से अच्छा लगता है ना, उतना ही डिफिकल्ट है मेरे भाई, क्योंकि इसमें कंपटीशन हाई लेवल पर है। तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना हो, नेपोटिज्म फर्स्ट। और तुम्हें यार कोई चांस ही क्यों देगा? कोई तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट क्यों करेगा? एथलीट्स प्लेयर बनना आसान है क्या? जिसमें मात्र 11 प्लेयर होते हैं, और अगर हम टोटल मिला ले तो 15 से 20 प्लेयर होते हैं, और जो कि ये सबसे डिफिकल्ट है। इसमें पॉसिबिलिटी 0.0001% है। इसमें कंपटीशन के साथ साथ तुम्हारे पास 20 से 25 लाख रुपए भी होने चाहिए अंडर 19 के बाद सिलेक्शन के लिए, ताकि आप IPL वगैरह खेल सको। और आपको बस 1 से 2 मौका मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तभी आप आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वहीं से छाड़ दिया जाएगा, क्योंकि बढ़िया प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो कोई अपनी टीम को हराने के लिए आपको क्यों लेगा? उसे तो बस जीतना है, उसे तो बस जीत अच्छी लगती है। तो जीतने के लिए वो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर चूज करेंगे। तो ये आपको आसान लगता है क्या? क्योंकि जो AI का जमाना चल रहा है ना, इस दौर में तुम्हारे पास कुछ भी स्किल्ड है, तुम्हें कोई जॉब देने वाला नहीं होगा। सब काम AI करेगा। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसके इस्तेमाल की तैयारी हो रही है, इसका अंदाजा तो इसे बनाने वालों को भी नहीं था। AI एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे। सोच रहा AI। हाँ, अगर बहुत टैलेंटेड हो, बहुत हाई क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है, तो क्या ये जरूरी है कि ये क्वालिफिकेशन सबके पास हो? इतने महंगे पैसे से लेकर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां सबके पास हो, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इसके लिए हजारों नहीं लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, जिसके दम पर कुछ चांस है कि हाँ आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पर 10,000, कहीं पर 50,000, कहीं पर 1 लाख लोगों में मात्र 1 लोग का सिलेक्शन हो रहा है। ये है गवर्नमेंट जॉब। तो आप ये बताओ ना कि जहाँ 10,000 में सिर्फ 1 बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी 9,999 लोग, क्या वो फालतू हैं? क्या उनके पास कोई डिग्री नहीं? क्या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं? मतलब कि रैंक डिसाइड करेगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं। जहाँ पर 70% वाला 69% लाया तो फेल है, और 35% वाला 40% लाया तो पास है। और जो बंदा पास है वो वेल एजुकेटेड है, उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त हुई थी। ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी फील्ड में आपका सिलेक्शन हो गया है जहाँ पर दूसरे का नहीं हुआ है, तो उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, वो मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर आपका टैलेंट नहीं, आपका एजुकेशन नहीं, आपका कास्ट ये डिसाइड करता है कि आपकी तैयारी कैसे हुई थी। कोई 15-15, 20 घंटे तैयारी करता है, और वहीं पर किसी को 15-20 लाख में नौकरी मिल जाती है। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध। ये है आज का भारत। राहुल बिहार के एक छोटे से गाँव का लड़का, माँ बाप ने खेत बेचकर उसे कोचिंग के लिए पटना भेजा। हर महीने पैसे भेजने पर घर वाले कर्ज पर कर्ज लेते गए। राहुल दिन रात पढ़ता रहा, लेकिन 5 साल तक एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। गाँव वाले ताना मारते, इतना पढ़ लिख कर भी क्या मिला, खेत तो बिक गए, नौकरी आई नहीं। राहुल शहर की भीड़ में अकेला रह गया, और एक दिन बस इतना लिखा, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने सपनों को हकीकत मान लिया। और ऐसे मात्र 1-2 नहीं, बल्कि हर महीने हर साल हमारे देश से ऐसी खबरें आती हैं। और ये है युवा का भविष्य। आज हमारे देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?